तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। फैसल दिन भर का थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। रात का न जाने वो कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। शिद्दत की प्यास महसूस होने पर वो पानी पीने को उठा। बराबर में बिछी चारपाई पर उसकी बीवी नीलम गहरी नींद सो रही थी। फैसल कमरे से बाहर आया। सहन में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई है। वो पूरी तरह चौंका। उनके घर में इस वक्त कौन आ गया है? जरूर कोई चोर होगा। इन दिनों वैसे भी उनके इलाके में चोरी की वारदातें आम थी। फैसल ने अपनी आंखों को जोर से मसला कि कहीं ये उसका वहम ना हो। गौर से देखने पर महसूस हुआ सहन में किसी शख्स का साया था। जिसका साया था वो शख्स नजर नहीं आ रहा था। इंसान के बगैर उसका साया नजर आया। वाकई हैरत की बात थी। उसे वहम भी नहीं कहा जा सकता था। फैसल उस साई को देखकर पूरी तरह से खौफजदा हो गया था। उसी वक्त हवा का जोर से झोंका आया और खिड़की का पट जोर से आवाज के साथ बंद हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ पुरअसरार साई ने उसकी जानिब देखा है। साई को अपनी जानिब मतवज्जा पाकर खौफ से फैसल के चेहरे पर पसीने आ गए। क्या बात है, सहन में क्यों खड़े हो? नीलम ने पूछा। वो उसे बिस्तर पर ना पाकर कमरे से बाहर आ गई थी। खिड़की के पट के हवा के जोर से बंद होने की आवाज पर उसकी आंख खुली थी। ये फैसल के मुंह से बस इतना ही निकला। ये क्या? नीलम बोली। सहन में किसी का साया है नीलम। साया? ये क्या कह रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नीलम ने जवाब दिया। फैसल ने साई की तरफ दोबारा देखा, पर अब वाकई वहां पर कोई भी नहीं था। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक साया मौजूद था। तुम्हें वहम हुआ है। नींद में अक्सर ऐसा महसूस होता है कोई है, लेकिन हकीकत में कोई भी नहीं होता। मैं यकीन से कह सकता हूँ नीलम, मैं नींद में बिल्कुल भी नहीं था। पर तुम कमरे से इस वक्त बाहर क्यों आ गए फैसल? मैं पानी पीने आया था नीलम। अच्छा, मैं पानी लाती हूँ, तुम कमरे में जाओ। नहीं, तो मुझे यही पानी दे दो। अरे घबराओ नहीं, साया तुम्हें नजर आया है, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं साए वाय से घबराने वाली नहीं हूँ। नीलम ने हंसते हुए उससे कहा। फैसल अपनी जगह से नहीं हटा। वो सोच रहा था कहीं वो साया दोबारा नजर ना आ जाए। ऐसे में नीलम खौफजदा हो जाएगी और इस घर को तब्दील करने को कहेगी। ये छोटा घर जरूर था, लेकिन उन दोनों के लिए काफी था। इस दौर में किराए पर मकान हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। इस इलाके में उनके कई रिश्तेदार भी रहते थे। उसे कभी शहर से बाहर जाना होता था तो वो बेफिक्र रहता था। उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी खातून उसकी बीवी के पास रात गुजारने को आ जाती थी, ताकि नीलम अकेले में डरे नहीं। फैसल ने एक मजदूर की हैसियत से काम शुरू किया। अब वो मुकम्मल मिस्त्री बन गया था। उन दिनों पुराने कब्रिस्तान के पास एक इमारत गिराने का काम मिला था। इमारत तामीर करने वाले शख्स नवाब अली ने अपनी इमारत को बड़ी और कुशादा करने को नक्शे को नजरअंदाज करके कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को भी अपनी जगह में शामिल करने का इरादा कर लिया था और खामोशी से इजाफी जगह की खुदाई शुरू करा दी थी। जमीन की खुदाई का काम जारी था कि जमीन से एक इंसानी ढांचा निकल आया। ढांचे को देखकर मजदूर बुरी तरह से खौफजदा हो गए। ऐसे में फैसल आगे बढ़ा और उसने ढांचे को जमीन से बाहर निकाल लिया। तमाम मजदूर उसके नजदीक तक नहीं आ रहे थे। उसे खुद ही हिम्मत करना पड़ी। एक खाली कब्र में उस ढांचे को डाल दिया और वापस उसी जगह आ गया। मजदूरों को खौफजदा देखकर खुद ही खोदने का काम करने लगा। अभी थोड़ी खुदाई की थी कि उसकी नजर एक पोटली पर पड़ी। उसने पोटली को खोलकर देखा। पोटली में सोने के तलाई जेवरात थे। इतना सोना देखकर फैसल की नीयत खराब हो गई। उसने सब सोना खुद ही हड़प करने का इरादा कर लिया। उस सोने को फरोख्त करने से इतनी रकम मिल जाती कि वो अपना जाती मकान खरीदने के साथ अपना जाती कारोबार भी शुरू कर सकता था। फैसल ने पोटली पर मिट्टी डालकर खुदाई का काम कल पर मुलतवी कर दिया।
क्या हुआ उस्ताद, खुदाई क्यों छोड़ दी? एक मजदूर ने पूछा। अरे भाई, तुम डर गए हो ना, इसलिए सोचा खुदाई कल पर रखी जाए। उस्ताद, ढांचे को देखकर तो वाकई हम सब परेशान हो गए थे। फैसल ने मजदूरों को दूसरे काम पर लगा दिया और खुद दीवार तैयार करने में मसरूफ हो गया। शाम होने पर फैसल ने सब मजदूरों को छुट्टी दे दी और खुद इमारत के मालिक नवाब अली से मुलाकात करने के बहाने वहीं रुक गया। हालांकि उसे मालूम था नवाब अली नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी काम से कराची गया हुआ था और उसे कल लौटना है। जब सब चले गए और उनके जाने पर यह इत्मीनान हो गया कि कोई मजदूर लौट कर नहीं आएगा, वो उस घड़े में उतर गया जहां से ढांचा निकला था। जल्दी जल्दी उसने मिट्टी हटाकर पोटली को निकाला। उसने अपने औजार के थैले में उस पोटली को रख लिया। घड़े से बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा, वहां दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। वो थैला लेकर घर रवाना हो गया। घर आकर सबसे पहला काम उसने ये किया, वो जेवरात की पोटली उसने छुपा दी। वो खामोशी से थोड़े थोड़े सोने के जेवरात बेचना चाहता था। फैसल आज ही वो पोटली लाया था और आज ही घर के सहन में वो पुरस्कार साया नजर आ गया था। वो बिस्तर पर लेटा सोचने लगा, ये साया किसका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं इस साये का उस मुर्दे से ताल्लुक हो? नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसने खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया। पर ऐसा किस तरह मुमकिन है? कभी किसी मुर्दे के साथ भी सोना या रुपया नकदी कोई रखता है? ये सोना किसी आदि चोर ने कब्र के अंदर छुपाया होगा, फिर उसे सोना निकालने का मौका नहीं मिला होगा, या वो भूल गया होगा कि किस कब्र में पोटली छुपाई है। इन्हीं सोचों में उसकी आंख लग गई कि अचानक नीलम ने उसे झंझोड़ते हुए सोते से उठा दिया। क्या बात है नीलम, मुझे क्यों उठाया? सहन में कोई है? नीलम ने कहा। सहन में कोई है? अच्छा, मैं देखता हूँ, फैसल ने डरते हुए कहा। वो बिस्तर से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सहन में आया। उसने साई को कुछ तलाश करता हुआ पाया। साई को देखकर वो घबरा गया। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। साई ने उसके कदमों की आवाज सुन ली थी। साई ने पलटकर फैसल की जानिब देखा और फिर अचानक से गायब हो गया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, नीलम ने उसके पास आते हुए कहा। हाँ, कोई भी नहीं है। तो फिर वो आवाज कैसी थी? अरे नीलम बराबर के घर से आई होगी। हाँ, शायद ऐसा ही हो। पर फैसल, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? फैसल खामोश हो गया। फैसल उसे साई के बारे में बताना नहीं चाह रहा था। वो खाम ख्वाह साई से डरना शुरू हो जाती। दिन में वो घर पर होता नहीं था। अकेले में नीलम को ज्यादा खौफ आता। 2 रातें गुजरने पर फैसल को साया नजर न आया। तीसरी रात में वो साया फिर नजर आया। साई ने वो पोटली तलाश कर ली थी। उसके हाथ में पोटली थी। वो पोटली देखकर घबरा गया। फैसल पोटली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए हिम्मत करके बोला, इस पोटली को वहीं रख दो जहां से उठाई है। कैसे रख दूं? ये सोना मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है और तुम इसे कब्र में से ऐसे निकाल कर ले आए हो जैसे तुम्हारा माल हो। पुरस्कार साया बोला, तुम मर चुके हो। कोई बेवकूफी होगा जो किसी मुर्दे के साथ सोना दफन कर दे। तुमसे किसने कहा मेरे लवाहिकीन ने मेरे साथ ये माल दफन किया था? ये मैंने चोरी किया था। चोरी किया था? हाँ, मैंने एक शादी के घर से ये चोरी किया था। ऐन वक्त पर पुलिस आ गई। मैं भाग पड़ा। पुलिस ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने पुलिस की नहीं सुनी, जिस पर पुलिस ने कई फायर किए। गोलियां मेरे जिस्म में घुस गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म में आग के शोले भर दिए गए हैं। तकलीफ से बुरा हाल था। मैं जख्मों की परवाह ना करते हुए दौड़ता रहा। पुलिस मेरे पीछे थी। कब्रिस्तान देखकर मैं वहां घुस गया। एक टूटी कब्र में कूदकर छुप गया। पुलिस पीछा करते आगे निकल गई। मेरा खून बहुत ज्यादा बह गया था, जिसमें बहुत कमजोरी आ चुकी थी। मैंने जब कब्र से निकलना चाहा तो चकराकर कब्र में गिर गया। कब्र में बेहोश होना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने से मेरी मौत वाक़ई हो गई। जब से मैं उस कब्र में था, मिट्टी धूल ने मुझे लोगों से छुपाए रखा।
यहाँ तक कि मेरे कपड़े फट गए। जिस्म पर जो गोश्त था वो गल सड़कर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गया। तुमने मेरे ढांचे को दूसरी कब्र में डालकर मेरा माल हजम करने के लिए वहां से उठाकर अपने घर में ले आए हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये माल हजम नहीं करने दूंगा। तुम क्या कर लोगे? एक मरा हुआ इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है? फैसल ने थोड़ा दलेर होकर कहा, ये वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पुरस्कार साई ने कहा। अचानक से फैसल की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर ही था। कमरे में पुरस्कार साया नहीं था। उसने ख्वाब देखा था। खौफ के मारे उसका पूरा बदन पसीने में नहाया हुआ था। हलक प्यास के मारे खुश्क हो रहा था। वो पानी पीने को उठा और सहन में आया। सहन में अब उसे पुरस्कार साया नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की तलाश है। उसके सहन में जाने पर साया फिर से गायब हो गया। आज जुमेरात का दिन था। फैसल हर जुमेरात को बाबा शाह वली के दरबार पर जरूर हाजिरी दिया करता था। अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ी। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके कंधों तक आ रहे थे। आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था बाबा जलाल में है। फैसल की जैसे ही बाबा की नजरों से नजरें मिली, उसने घबराकर नजरें नीचे कर ली। उसे न जाने क्यों बाबा से खौफ आ रहा था। उसने दोबारा बाबा की तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रहे थे। फैसल की समझ में नहीं आ रहा था ये बाबा कौन है। इससे पहले उसने कभी उस बाबा को इस मजार पर नहीं देखा था। वो इसे ही क्यों घूर रहा है? मजार पर और भी तो लोग हैं। बाबा के घूरने पर उसे उलझन सी हो रही थी। इसलिए वो अपनी जगह से उठा और मजार से बाहर निकलने को जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ा, उसकी पीठ पर किसी ने जोर से हाथ मारा। फैसल ने पलट कर देखा। पीछे उसने बाबा को पाया। वो सुर्ख आंखों से अभी भी उसे घूर रहा था। अभी फैसल कुछ बोलना चाह रहा था कि बाबा खुद ही बोल उठा। अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो फौरन उसे सदका दे दे, वरना पछताएगा। फैसल ने अपनी जान छुड़ाने को कुछ रकम जेब से निकाली और बाबा की हथेली पर रख दी। रकम जेब में रखते हुए बाबा मुस्कुराया। शुक्र कर, मैंने तेरा सदका कबूल कर लिया, वरना मौत तेरे सर के आगे मंडला रही थी। मौत? हाँ, तूने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। लालच के सबब इंसान हलाकत में आ जाता है। तू अमीर बनना चाहता है, पर वो बहुत बुरी आत्मा है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका माल तू आसानी से हड़प कर जाए। पर बाबा, ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया? बाबा को सब खबर है, इसलिए मैं हजारों मील का सफर मिनटों में तय करके आया हूँ। मैं यहाँ साहिबे मजार से तुम्हारी अकीदत की वजह से आ गया हूँ। साहिबे मजार ने तुम्हारी सिफारिश की थी इस बुरी आत्मा से बचाने के लिए, वरना आज वो बुरी आत्मा तेरा सोते में गला घोंट कर तुझे हमेशा के लिए सुला देती। तो बाबा, अब क्या होगा? अब वो बुरी आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तेरा सदका तेरे काम आ गया। बाबा, वो माल का मैं क्या करूं? उस माल में से चौथा हिस्सा खैरात कर देना, बाकी खुद अपने इस्तेमाल में ले लेना। खैरात करने पर वो माल तेरे काम आएगा, वरना तेरे लिए वो माल वबाल बन जाएगा। ठीक है बाबा, जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फैसल बाबा से बात खत्म करके दरवाजे से बाहर निकल आया था। जब उसने दोबारा पलटकर देखा तो उस बाबा का दूर दूर तक कहीं नामो निशान तक नहीं था। बाबा ने दुरुस्त ही कहा था, वो उसी के लिए मजार पर आए थे। जैसे आए थे वैसे ही चले गए थे। बाबा कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लग रहे थे। जब भी उसने कुछ पूछे बगैर ही सब कुछ इशारों में समझा दिया कि पुरस्कार साई से कैसे बचना है। रात फैसल पुरसकून नींद सोया। अचानक सोते में पुरस्कार साया उसे नजर आया। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए, वरना आज रात मेरे हाथों तुम्हारी मौत आ जानी थी। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि वो माल जो मेरी मौत का सबब बना, उस माल को कोई खर्च करे ये मैं कैसे गवारा करूं? तुम मर चुके हो, माल तुम्हारे किस काम का? अच्छा है किसी और के काम आ जाए। तुम ठीक कह रहे हो, वो माल मेरे किसी काम का नहीं है। हसद इंसान का दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा फायदा उठाए।
मैं दिल में तुम्हें उस माल का मालिक बन जाने पर चुभन महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे माल पर क्यों ऐश करोगे, कि जिस माल की खातिर मैं जिल्लत की मौत मरा और मरने के बाद भी मुझे सुकून मुयस्सर नहीं हुआ। खैर, ये माल तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया था, जभी तुमको मिला है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। हालांकि दूसरे मजदूर दूर खड़े देख रहे थे। तुम्हारा ढांचा देखकर वो खौफजदा हो गए थे, लेकिन मैं घड़े में उतर गया था। मैं मिस्त्री था, मेरा काम घड़ा खोदना नहीं था, पर किस्मत को मुझे ये सोना दिलाना था। फैसल ने साय से कहा, मैं बाबा के दरमियान में आ जाने से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कभी कभी अच्छे बुजुर्गों की सोहबत, साहिब मजार की अकीदत इंसान को बड़े बड़े मसाइल और परेशानियों से बचा लेती है। ये कहते हुए वो पुरस्कार साया गायब हो गया। उसके गायब हो जाने पर फैसल ने सुकून का सांस लिया। सुबह बेदार होने पर फैसल को ख्वाब याद आ गया। ख्वाब में पुरस्कार साई ने आकर इस बात की तस्दीक कर दी थी कि वो अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सब माल इसी का है, लेकिन इस माल का चौथा हिस्सा उसे खैरात करना पड़ेगा। फिर फैसल ने ऐसा ही किया। उसने थोड़ा थोड़ा माल बेचकर रकम इकट्ठी हो जाने पर चौथा हिस्सा खैरात कर दिया। फिर उसने एक अच्छा मकान खरीद लिया और बाकी बच जाने वाले पैसों से अपना जाती कारोबार शुरू कर दिया। यूं खैरात करने से फैसल पुरस्कार साई के शर से महफूज रहा और साथ ही वो माल उसके लिए वबाले जान बनने की बजाय खैर